तो चलिए आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं। टॉपिक है फाइनेंशियल डिस्क्लोजर एंड वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, यानी कि कौन कौन सी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं जो एक एलएलपी को पूरी करनी पड़ती हैं, और अगर एलएलपी को वाइंड अप किया जाए या करना पड़े तो क्या करना है। और साथ ही साथ हम इसमें कवर करेंगे कि किस तरीके से एक पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करना है या एक प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली हम कन्वर्जन वाला टॉपिक भी आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आएगा हमारा आज की क्लास का, वो है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि एलएलपी को एज पर सेक्शन 34 कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट है, किस तरीके से उनको मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या बोलता है जी, एलएलपी को अपनी सारी बुक्स ऑफ अकाउंट एक प्रॉपर मैनर में, जो कि एलएलपी एक्ट ने डिफाइन किया है, उस हिसाब से मेंटेन करनी पड़ती है। ठीक है, चाहे वो उन्हें कैश बेसिस पर मेंटेन करे, चाहे एक्रूअल बेसिस पर मेंटेन करे, और डबल एंट्री सिस्टम उन्हें वहां पर फॉलो करना पड़ता है। सारी की सारी अकाउंट्स की बुक्स रजिस्टर्ड ऑफिस में रखवानी पड़ती है, और कम से कम 8 साल तक उन्हें उसको प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। एज पर एलएलपी रूल्स 2009 बोलता है बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर क्या क्या आएगा। पर्टिकुलर्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड डिसबर्स्ड, यानी कि एलएलपी ने जहां जहां पेमेंट दी है, जहां जहां से पेमेंट आई है, उस सबका रिकॉर्ड होगा, और एसेट लायबिलिटीज का रिकॉर्ड होगा, और तीसरी चीज उसकी परचेज, सेल, वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री वगैरह, इन सबका रिकॉर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए मेंटेन करना जरूरी है। नेक्स्ट चीज आती है हमारी, वो है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, विच कवर्स अंडर सेक्शन 34 सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3। तो हर एलएलपी को एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी बनानी पड़ती है। ठीक है, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उसके 6 महीने के अंदर अंदर ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, और इसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में भी फाइल करना पड़ता है फॉर्म 8 के अंदर, और बाकायदा जो भी फीस होती है वो फिल करनी पड़ती है। और 6 महीने खत्म होने के बाद अगले 60 दिन में ये स्टेटमेंट फाइल कर दी जानी चाहिए आरओसी के पास। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, जहां पर कंपनी अपनी एक डिक्लेरेशन देती है रिगार्डिंग द एबिलिटी ऑफ एलएलपी टू पे ऑफ द डेट, यानी कि क्या एलएलपी अपने जो भी आज के डेट है उसके, क्या वो उनको इजीली पे ऑफ करती है, इसके बारे में होता है। दूसरा होता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जहां पर उसका इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट, लायबिलिटी, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। और ये जो स्टेटमेंट होती है ये पब्लिक के लिए ओपन होती है, पब्लिक में से कोई भी चाहे तो आरओसी के ऑफिस से इस स्टेटमेंट को ले सकता है। ठीक है, बात करते हैं आगे ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स। जी हाँ, एलएलपी के अकाउंट्स को ऑडिट करना जरूरी है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ एलएलपीज को उनकी अकाउंट्स ऑडिटिंग से एग्जाम्प्ट भी कर सकता है। ऑडिट्स नॉट मैंडेटरी according to rule section 24 subsection 8 of LLP rules. An LLP whose turnover does not exceed in any financial year 60 lakh on contribution does not exceed 25 lakh rupees. ठीक है, तो जिसका टर्नओवर 60 लाख रुपए से क्रॉस नहीं करेगा उनको अकाउंट्स बनाने में छूट दी जा सकती है। ओके, अकाउंट्स ऑडिट करने में छूट दी जा सकती है, बट सच LLPs who are exempted from mandatory audit may also get their account audited as per rules। यानी कि अगर आपको मैंडेटरी ऑडिट से छूट दे दी जाती है तो आपको एज पर LLP रूल्स अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवा सकते हैं। एनुअल रिटर्न, हर एक एलएलपी को अपनी एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी जरूरी है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, जो भी आरओसी ने स्पेसिफाइड किया है। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके 60 दिन के अंदर आपको ये एनुअल रिटर्न जरूरी है। इस रिटर्न के अंदर ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर की डेट क्या है, आपकी एक्टिविटीज क्या है, आपके पार्टनर्स की सारी इंफॉर्मेशन, पार्टनर्स ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है, पार्टनर्स की क्या लायबिलिटीज हैं, उनके नाम वगैरह। ठीक है, वो सारी की सारी डिटेल आप अपने रिटर्न के अंदर फाइल करते हैं, और ये रिटर्न बनानी होती है आपको एज पर सेक्शन 35। उसके बाद एलएलपी के अंदर टैक्सेशन के रिलेटेड क्या रूल है। देखिए, एलएलपी एक्ट के अंदर ना टैक्सेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, इसीलिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से एलएलपी के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। पहला पॉइंट, फाइनेंस एक्ट 2009 ने क्या बोला, उन्होंने बोला द फाइनेंस एक्ट 2009 हैज एक्सटेंडेड द डेफिनेशन ऑफ फर्म, पार्टनर, पार्टनरशिप टू इंक्लूड एलएलपी फर्म, एलएलपी पार्टनर्स एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी रिस्पेक्टिवली। यानी कि एज पर फाइनेंस एक्ट के हिसाब से जो फर्म, पार्टनर और पार्टनरशिप की डेफिनेशन होती है ना, वही डेफिनेशन एज इट इज एलएलपी के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इन ऑर्डर टू एनेबल एलएलपी टू बी असेस्ड, मतलब कि अगर एलएलपी को एज अ फर्म हमें असेस करना है इनकम टैक्स में, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए।
उनके पास एलएलपी के पास एक एलएलपी एग्रीमेंट होना चाहिए राइटिंग में। एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर हर एक पार्टनर का शेयर स्पेसिफाइड होना चाहिए। ठीक है, जब आप रिटर्न फाइल करते हैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जब आप फाइल करती है एलएलपी, तब अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट लगेगी उसके साथ। उसके अलावा अगर एलएलपी में किसी भी तरह के चेंजेस हुए हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस आए हैं, तो उसकी भी रिवाइज्ड एलएलपी एग्रीमेंट की कॉपी रिटर्न के साथ फाइल करनी कंपलसरी है। उसके अलावा पांचवा पॉइंट क्या बोलता है जी, एलएलपी मस्ट नॉट हैव कमिटेड एनी फेलियर व्हाइल अटेंडिंग टू नोटिस इशूड बाय, ठीक है, इनकम टैक्स ऑफिसर इन कनेक्शन विद कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। एलएलपी ने कभी भी किसी नोटिस को मिस ना किया हो जो भी इनकम टैक्स की तरफ से उसके पास गए हो। तीसरा पॉइंट आता है हमारा रेट ऑफ टैक्स का। एलएलपी के ऊपर जो टैक्स लगता है वो 30% फ्लैट प्लस एजुकेशन सेस 3% का लगता है। डबल टैक्सेशन नहीं लगता एलएलपी की इनकम के ऊपर, यानी कि अगर एलएलपी की इनकम पे टैक्स लग चुका है तो पार्टनर्स को उस अपनी इनकम पे दोबारा से टैक्स नहीं भरना। रिटर्न जो फाइल करनी है इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर फॉर्म 5 होता है उसके अंदर फाइल करनी है, और हर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर उसको साइन करता है। एएमटी ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स को लेकर रूल है 18.5% का जो एएमटी लगेगा विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2011-2012। ठीक है, उसके अलावा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एलएलपी के ऊपर नहीं लगता है। आठवां पॉइंट बोलता है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, यानी कि एलएलपी को प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम जो होती है इनकम टैक्स की उसके अंदर किसी तरह का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रिम्यूनरेशन, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या रिम्यूनरेशन पार्टनर को मिलता है एलएलपी फॉर्म से, इट शैल बी टैक्स्ड अंडर द हेडिंग प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन जब उस पार्टनर की इनकम कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, उसके अलावा शेयर इन प्रॉफिट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन, यानी कि पार्टनर को जो भी प्रॉफिट का शेयर मिलता है वो उसके हाथों में एग्जाम्प्ट रहेगा क्योंकि एलएलपी के हाथों में वो प्रॉफिट टैक्स लग जाता है। नो कैपिटल गेन शैल अराइज ऑन कन्वर्जन, यानी कि जब पार्टनरशिप को फर्म को प्राइवेट कंपनीज को या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को एलएलपी में कन्वर्ट किया जाता है तो किसी भी कैपिटल गेन की कैलकुलेशन नहीं की जाती है। ठीक है, 30 सितंबर तक आपको पहले देखते हैं 31 जुलाई वाली डेट। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न बाय एलएलपी 31 जुलाई की डेट है अगर अकाउंट्स को ऑडिट नहीं करना। अगर अकाउंट्स ऑडिट करने हैं एलएलपी को तो 30 सितंबर तक उन्हें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। ठीक है, पार्टनर्स जॉइंटली एंड सिमिलरली लायबल फॉर अनपेड टैक्स ऑफ एलएलपी इन लिक्विडेशन फॉर पीरियड ड्यूरिंग व्हिच ही वाज अ पार्टनर। तो लिक्विडेशन के केस में पार्टनर्स को पेमेंट करनी पड़ेगी अगर कोई भी अनपेड टैक्स एलएलपी का रह गया है जो उन्होंने नहीं भरा अभी तक। अब बात करते हैं कन्वर्जन की। ये तीन केसेस हैं, अगर हमें एक पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करना हो, या एक प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना हो, या एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना हो, तो क्या प्रोसीजर रहेगा तीनों सिचुएशन में। आप देखेंगे ऑलमोस्ट सभी स्टेप्स में ना सेम चीजें फॉलो करनी है। तो चलिए पहले पॉइंट की बात करते हैं, एप्लीकेबल सेक्शन एंड शेड्यूल। तो अब ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो नॉर्मल एक पार्टनरशिप फर्म होती है, अगर वो कन्वर्ट करनी है आपको एलएलपी के अंदर, ठीक है, तो सेक्शन 55 एलएलपी का एक्ट का है, उसके अंदर ये चीज मेंशन है। ठीक है, और अगर प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट करना है तो एलएलपी एक्ट में सेक्शन 56 है, और अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो एलएलपी एक्ट के अंदर सेक्शन 57 इसको कवर करेगा। मीनिंग कन्वर्जन का क्या मतलब है, बड़ा ही आसान सा मतलब है और तीनों में सेम मतलब है। जब पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो जाएगी एलएलपी के अंदर, तो सारे के सारे प्रॉपर्टी, एसेट, इंटरेस्ट, राइट, लायबिलिटीज एक्सेट्रा वो सब के सब एलएलपी में ट्रांसफर हो जाएंगे एज इट इज एज अ गोइंग कंसर्न। तीनों के केस में सेम पॉइंट अप्लाई होगा। तीसरा पॉइंट उठाते हैं एलिजिबिलिटी फॉर कन्वर्जन। फर्म, पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या होगा कि आपको अगर एलएलपी में उसको कन्वर्ट करना है तो जितने पार्टनर्स हैं वो सब एग्री करते हैं। ठीक है, a firm may apply to convert into LLP provided partners of the LLP into which it converts comprises all the partners of the firm and no one else। यानी कि जब एक पार्टनरशिप फर्म एलएलपी में बनेगी तो जो एलएलपी कन्वर्ट होगी ना उसमें वो सारे पार्टनर होने चाहिए जो पहले पार्टनरशिप फर्म के अंदर थे। प्राइवेट कंपनी में आ जाते हैं, प्राइवेट कंपनी एलएलपी में अपने आप को कन्वर्ट कर सकती है प्रोवाइडेड देयर इज नो सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन इट्स एसेट्स सबसिस्टिंग एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि
इसके एसेट्स गिरवी ना रखे गए हों। जो पार्टनर्स हैं एलएलपी के जिसमें वो कन्वर्ट होगा, वो पार्टनर वो बनेंगे जो सारे के सारे शेयर होल्डर थे, कोई और नहीं बनेगा। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के केस में बिल्कुल सेम पॉइंट अप्लाई होते हैं जो प्राइवेट कंपनी के केस में अप्लाई होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर प्रिपरेटरी स्टेप्स, स्टेप्स क्या लेने हैं, आप देखोगे स्टेप भी बिल्कुल डिट्टो सेम फॉलो होंगे तीनों के अंदर। तो मैं एक बार समझा देता हूं, बाकी आप दोनों में सेम अप्लाई कर लीजिएगा। पहला स्टेप है, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कौन कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेंगे एंड ऑब्टेन डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ेगा और उनके डिजिटल सिग्नेचर लेने पड़ेंगे। तीनों में सेम एप्लीकेबल है। दूसरी चीज, जो आप एलएलपी बनाना चाहते हैं उसका नाम आपको आरओसी से चेक करना पड़ेगा क्या वो नाम अवेलेबल है कि नहीं है। तीसरी चीज, एलएलपी एग्रीमेंट आपको बनाना पड़ेगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे। एंड चौथा स्टेप आपको करना है, ऑनलाइन आपको एलएलपी रूल के हिसाब से आरओसी में अप्लाई करना पड़ेगा उस स्टेट में जिसमें आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एलएलपी का खोलना चाहते हैं। तो तीनों में सेम स्टेप अप्लाई होंगे। ये प्रिपरेटरी स्टेप्स हो गए आपके। उसके बाद अगर बात करें तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, ये भी सेम ही डॉक्यूमेंट है ऑलमोस्ट। देखिए, सबसे पहली चीज एक स्टेटमेंट लगेगी, जहां पर स्टेटमेंट बाय ऑल इट्स पार्टनर्स कंटेनिंग द नेम एंड इफ एप्लीकेबल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड द डेट ऑन विच द फर्म वाज रजिस्टर्ड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो जब पार्टनरशिप फर्म बनी थी उन सबकी डिटेल बेसिकली आपको पहले सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो शेयर होल्डर की सारी इंफॉर्मेशन देनी है आपको इसमें। ठीक है, कंपनी कब रजिस्टर्ड हुई थी, फर्म वो कब बनी थी, वो सारी इंफॉर्मेशन ऐसे ही अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के केस में देनी है। दूसरी चीज, इनकॉर्पोरेशन के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाने हैं। तीसरी चीज, एक स्टेटमेंट लगेगी ईदर बाय एडवोकेट, सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, जो भी एलएलपी के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, या जो सब्सक्राइबर हैं एलएलपी के डॉक्यूमेंट्स के, वो सब उनकी एक स्टेटमेंट लगेगी। ठीक है, साथ ही साथ एसेट लायबिलिटीज की स्टेटमेंट लगेगी ऑफ द फर्म, जो फर्म कन्वर्ट हो रही है या जो प्राइवेट कंपनी है उन सबके एसेट लायबिलिटीज की डिटेल लगेगी जिसको एक सीए सर्टिफाई करेगा। उसके अलावा क्रेडिटर्स की लिस्ट लगेगी और उनका कंसेंट लगेगा कि हाँ जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको कन्वर्ट करने में। देन क्लियरेंस, अप्रूवल और परमिशन फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटीज, अगर कोई भी कंसर्न अथॉरिटी है जहां से आपको परमिशन लेने की जरूरत है वो आपको सबमिट करना है। उसके अलावा जो सातवां डॉक्यूमेंट लगेगा वो लगेगा ऑल द इनकम टैक्स रिटर्न्स, पर्टिकुलर्स ऑफ पेंडिंग प्रोसीडिंग एक्सेट्रा, अगर कोई चल रहा है वो लगेगा। देन जो भी आपको फिर डॉक्यूमेंट वगैरह फाइल करने हैं और जो रिक्वायर्ड फीस है वो आपको जमा करनी है। तो ऑलमोस्ट तीनों में डिट्टो सेम प्रोसीजर आपको विद रिगार्ड टू डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड विद एप्लीकेशन फॉलो किया जाना है। उसके बाद बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब आरओसी के पास आपने अपना कन्वर्जन के लिए सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, तो वह क्या होगा, बेसिकली डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा कि वो प्रॉपर ऑर्डर में है नहीं है, और उसके बाद वो एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देते हैं जहां पर एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाता है। उसके बाद अगर आरओसी को लगता है कि नहीं यार किसी डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी है, कोई इंफॉर्मेशन जो दी गई है वहां पर कुछ ना कुछ कमी है, तो इट कैन रिफ्यूज कन्वर्जन। ठीक है, और जो फर्म है वो फिर या जो प्राइवेट कंपनी है ये लोग फिर अपील कर सकते हैं कहां पर, कंपनी लॉ बोर्ड में अगेंस्ट सच ऑर्डर ऑफ आरओसी। उसके बाद इंटीमेशन टू रजिस्ट्रार, जब एलएलपी बन जाती है, जैसे अगर पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट हो गया तो वो जो पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रार है जहां से पार्टनरशिप फर्म बनी थी वहां पर 15 दिन के अंदर आपको इंफॉर्मेशन देनी है कि भाई हमने अब पार्टनरशिप फर्म से एलएलपी में कन्वर्ट करवा लिया है। ऐसे ही प्राइवेट कंपनी आरओसी को इंफॉर्मेशन देगी जहां से वो एज अ प्राइवेट कंपनी बनी थी। सेम विद गोज विद अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी ऑल्सो, उन्हें भी आरओसी में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। उसके बाद इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा, तीनों में बिल्कुल सेम इफेक्ट होगा। जैसे ही एक पार्टनरशिप फर्म, एक प्राइवेट कंपनी और एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो जाती है तो एक नई एलएलपी एग्जिस्टेंस में आ गई। ठीक है, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, एसेट हैं, लायबिलिटीज हैं या ऑब्लिगेशंस वगैरह हैं जो पहले थे वो ट्रांसफर हो जाएंगे इनटू एलएलपी। ठीक है, जो फर्म थी, जो पार्टनरशिप फर्म थी, इट विल बी डीम टू बी डिसॉल्व, ऑब्वियसली रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास उसका रिकॉर्ड हट जाएगा। सिमिलरली जो प्राइवेट कंपनी है वो भी डिसॉल्व मानी जाएगी, खत्म हो जाएगी और आरओसी में से उसका रिकॉर्ड हट जाएगा। और सेम गोज विद अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, उसका भी आरओसी के पास से रिकॉर्ड हट जाएगा। अदर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, जितनी भी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स हैं या कोई एग्रीमेंट चल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, अप्रूवल्स हैं, परमिट वगैरह हैं रिगार्डिंग दैट फर्म, प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, नाउ दे शैल कंटिन्यू
इन द नेम ऑफ एलएलपी, यानी कि अब एलएलपी के हिसाब से वो सारी की सारी चीजें चलेंगी। उसके बाद नोटिस ऑफ कन्वर्जन इन कॉरेस्पॉन्डेंसेस। अब क्या होगा भाई, द एलएलपी शैल इंश्योर दैट फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स commencing not later than 14 days after the date of registration its every official correspondence shall be here। भाई अब आप प्राइवेट कंपनी, पार्टनरशिप फर्म और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कन्वर्ज होंगे, क्या बन गए, अब बन गए एलएलपी। तो जितना भी उनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होगा कहीं भी, उसके अंदर वो एक स्टेटमेंट लगाएंगे 1 साल तक कि स्टेटमेंट दैट वी हैव कन्वर्टेड इनटू एन एलएलपी। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन जाएगी उसके अंदर। उसके अलावा नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर इफ एप्लीकेबल ऑफ द फर्म फ्रॉम विच इट वाज कन्वर्टेड, या ऑफ द कंपनी जहां पर वो कन्वर्ट हुए थे, वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका पुराना है वो भी आप अपने डॉक्यूमेंट में 1 साल तक लगाते रहेंगे, ताकि सामने वालों को कंफ्यूजन ना हो कि आप एलएलपी हैं या आप पहले की तरह ही काम कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ कन्वर्जन, सेक्शन 58 क्या बोलता है? ठीक है, ऑल दो मैंने ये थोड़ा सा अलग से लिख दिया है, ऑल दो जो अभी हमने डिफरेंसेस किए थे वहां पर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। इसके अंदर वापस से मैंने सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन दी आपको कि भाई जब आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट कर देते हैं तो रजिस्ट्रार सारे डॉक्यूमेंट चेक करता है और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको इशू कर देता है। ठीक है, उसके बाद आप एज एन एलएलपी काम करते हैं। ये भी इंफॉर्मेशन मैं सेक्शन 58 वाली भी उसी टेबल के अंदर यहाँ जो डिस्कस किया है ये सब शेयर किया जा चुका है ऑलरेडी। अब बात करते हैं वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी की। अगर एलएलपी को एंड करना है, वाइंडिंग अप करना है, तो उसके दो तरीके होते हैं, एक होता है वॉलंटरी वाइंडिंग अप, एक होता है कंपल्सरी वाइंडिंग अप। ठीक है, देखिए इसको समझते हैं। बट हाँ, वाइंडिंग अप करने से पहले क्रेडिटर्स की अप्रूवल लेना जरूरी है। पहला आता है हमारा वॉलंटरी वाइंडिंग अप। इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहला स्टेप आएगा पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन। कम से कम 3/4 मेंबर्स जो पार्टनर्स हैं उसके, वो एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और उसकी कॉपी फाइल करेंगे रजिस्ट्रार के पास विद इन 30 डेज। ठीक है, कि हम अपनी जो एलएलपी है उसको बंद करना चाहते हैं। दूसरी चीज, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर। जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं वो एक स्टेटमेंट फाइल करेंगे, वो एक डिक्लेरेशन देंगे भाई जो एलएलपी है ना वो सॉल्वेंट है, वो इंसॉल्वेंट नहीं है और अपने डेट इजीली वो सेटल कर सकती है विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 1 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट व्हेन द वाइंडिंग अप कमेंस होगा। तो मतलब सिंपल सा मतलब है, वो एक डिक्लेरेशन दे रहे हैं भाई जो भी एलएलपी की लायबिलिटीज है ना वो एलएलपी इजीली पे ऑफ कर सकती है। ठीक है, तीसरा स्टेप आएगा अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर। अब जो क्रेडिटर हैं जिनको एलएलपी ने पैसा देना है उनकी अप्रूवल लेनी भी तो जरूरी है, तो उनकी अप्रूवल आपको लेनी पड़ेगी। आपको इंटीमेट करना पड़ेगा क्रेडिटर्स को कि जो भी पैसा है जो हमने आपको देना है, एंड एक ऑफर देंगे अप्रूवल का कि आप हमें अप्रूवल दे दीजिए और क्लेम अपने एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके अलावा दे शैल बी गिवन अ 30 days टाइम टू अकॉर्ड देयर अप्रूवल इन द रिस्पेक्ट ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग और एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर मेड टू देम। तो क्रेडिटर को जो उन्होंने ऑफर दिया है या एक्सेप्टेंस के लिए बोला है 30 दिन का उन्हें टाइम देंगे कि भाई आप हमें अपनी अप्रूवल दे दीजिए। कम से कम 2/3 यानी कि 2/3 इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स की अप्रूवल जरूरी है। अगर 2/3 से कम अप्रूवल मिली तो फिर आप वाइंडिंग अप का प्रोसेस फर्दर नहीं कर पाएंगे। और जब क्रेडिटर का डिसीजन मिल जाता है तो 15 दिन के अंदर एलएलपी को वो डिसीजन आरओसी को देना पड़ता है। पब्लिकेशन ऑफ रेजोल्यूशन, तो जो अभी स्टार्टिंग में जो रेजोल्यूशन पास हुआ था और क्रेडिटर की जो अप्रूवल मिल जाती है तो एलएलपी को 14 दिन के अंदर इसका एक पब्लिक नोटिस निकालना पड़ता है, न्यूज़पेपर वगैरह में ये पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। उसके बाद लिक्विडेटर अपॉइंट करने पड़ेंगे। ठीक है, ऑफिशियल लिक्विडेटर होते हैं बेसिकली ये। It is appointed from the panel maintained by central government within 30 days of filing of consent of creditor। तो जब कंसेंट आती है क्रेडिटर की उसके 30 दिन के अंदर लिक्विडेटर अपॉइंट करना जरूरी है। Once the liquidator has been appointed, all the powers of designated partners, मतलब कि जो और पार्टनर्स हैं अब उनके पास कोई पावर नहीं रहेगी, सारा की सारा जो ये लिक्विडेटर है वो टेक ओवर कर लेगा। उसके अलावा नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एलएलपी लिक्विडेटर शैल आल्सो बी गिवन टू आरओसी। देखो कोई भी आप काम करोगे ना एलएलपी में, बंद करोगे खोलोगे कुछ भी करोगे उसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन आरओसी के पास जानी तो जरूरी है। अब लिक्विडेटर की कुछ ड्यूटीज हैं, यहां मैंने मेंशन कर दी है 3-4 चीजें जो भी एक्ट के अंदर ड्यूटीज है उनकी वो उन्हें पूरी करनी है। बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करवाना है प्रॉपर तरीके से, क्रेडिटर वगैरह को वो लोग सेटल करेंगे, लायबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे,
ठीक है, और वो चेक करेंगे भाई जो भी ड्यूटीज उनकी स्पेसिफाइड है वो उसको अच्छे तरीके से करें, रिपोर्ट वगैरह सबमिट करेंगे, अकाउंट्स को ऑडिट करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा लिक्विडेटर, वो एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगा रिगार्डिंग द वाइंडिंग अप ऑफ द एलएलपी, और उसके बाद ही और शी शैल सीक अप्रूवल ऑफ पार्टनर क्रेडिटर एज द केस में बी विद रिगार्ड टू रिपोर्ट। अपनी रिपोर्ट के हिसाब से फिर वो पार्टनर और क्रेडिटर से उसकी अप्रूवल लेंगे। ठीक है, और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आरओसी के पास जमा करने हैं विद इन द 15 डेज ऑफ अप्रूवल बाय पार्टनर एंड क्रेडिटर। तो पार्टनर और क्रेडिटर की अप्रूवल के बाद वो लिक्विडेटर इन सारे डॉक्यूमेंट्स को 15 दिन के अंदर आरओसी के पास सबमिट करेगा, और फिर अगर आरओसी को लगता है, कोर्ट को, ट्रिब्यूनल को लगता है कि सब कुछ ठीक है, तो फिर विद इन 16 डेज ऑफ रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन एक वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर दिया जाता है। उसके बाद लिक्विडेटर को क्या करना है, फाइनल कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन ऑर्डर ऑफ एलएलपी फाइल करनी है आरओसी के पास। हु शैल देन गेट इट दिस फैक्ट नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट, फिर वो आरओसी अपने ऑफिशियल गैजेट के अंदर उसको नोटिफाई कर देगा। तो ये पूरा की पूरा प्रोसेस था हमारा वॉलंटरी वाइंडिंग अप करने का। अब बात करते हैं कंपल्सरी वाइंडिंग अप। वॉलंटरी वाइंडिंग तो तब था कि भाई हम अपनी मर्जी से बंद कर रहे हैं, बट ऐसी कुछ सिचुएशंस भी हैं जहां पर कोर्ट ऑर्डर कर सकता है एलएलपी को बंद करने का। ये कवर करेंगे हम सेक्शन 64 के अंदर। ये सारे के सारे स्टेप्स हैं जो फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप आता है पिटीशन बाय एलएलपी। If LLP firm has resolved to be wound up by the tribunal, then it may file a petition to the tribunal under section 64। तो अगर कोर्ट ने बोला है कि भाई तुम्हें बंद होना पड़ेगा, यानी कि तुम्हारा बंद करना अब कंपलसरी है, तो एलएलपी क्या करेगी, एलएलपी एक पिटीशन फाइल करेगी ट्रिब्यूनल के पास। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरी चीज, नंबर ऑफ पार्टनर्स बिलो स्टैट्यूटरी मिनिमम। अगर एलएलपी में जो पार्टनर्स हैं वो 2 से भी कम हो जाते हैं, देन स्टिल इट कीप्स कैरिंग ऑन फॉर मोर देन 6 महीने, और अपने दो से कम होने के बाद भी अगर वो 6 महीने से ज्यादा काम करती रहती है, तो जो ट्रिब्यूनल है, मतलब कि कोर्ट है बेसिकली, इज बाउंड टू इशू अ वाइंडिंग अप ऑर्डर। तो कोर्ट फिर उनको वाइंड अप करने का ऑर्डर दे देगा। अगर एलएलपी फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, एलएल अपने क्रेडिटर वगैरह को अपनी पेमेंट को नहीं कर सकती है, तो उसके में भी कोर्ट उसे वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे सकता है। या ठीक है, ट्रिब्यूनल हो सकता है जब बहुत सारे जो क्रेडिटर्स हैं उनको लगता है कि नहीं यार अभी एलएलपी शायद फ्यूचर में हमारी पेमेंट दे सकती है, और वो कोर्ट में जाकर ये चीज बोलते कि नहीं पेमेंट हमें मिल सकती है, फाइनेंशियल पोजीशन ठीक हो जाएगी, तो हो सकता है कोर्ट उस वाइंडिंग अप ऑर्डर को अभी ना करे। उसके बाद एलएलपी एक्ट करती है अगर कंट्री के इंटरेस्ट में वो कोई एक्ट नहीं करती है, अगर जो उसकी एक्टिविटीज हैं एलएलपी की, दे पुट एट रिस्क द सोवर्जिनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, तो अगर भारत के खिलाफ कोई भी वो काम करते हैं तो वाइंडिंग अप का ऑर्डर दिया जा सकता है। ठीक है, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, अकाउंट मेंटेन करना, ऑडिट करना, वो सारी की सारी चीजें हैं, रिटर्न फाइल करना। अगर इनमें कहीं भी फॉल्ट होता है, जैसे कि अगर एनुअल रिटर्न फॉर 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर अगर फाइल नहीं करी, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सॉल्वेंसी फाइल नहीं करी लगातार 5 सालों तक, तो फिर कोर्ट ऑर्डर दे सकता है उसको वाइंडिंग अप करने का। जस्ट एंड इक्विटेबल वाइंडिंग अप, कुछ सिचुएशंस में अगर कोर्ट को लगता है कि वाइंडिंग अप करना जरूरी है, तो कोर्ट उस केस में, ट्रिब्यूनल उस केस में ऑर्डर पास कर सकता है। वो कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं, अगर देयर इज ए कंप्लीट डेडलॉक इन द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट पूरी तरह से बंद हो चुकी है, बेकार हो चुकी है, कोई काम नहीं हो रहा वहां पर। ठीक है, एलएलपी सिर्फ नाम के लिए खोली गई थी, रियल में वो एलएलपी एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर कंपनी की, एलएलपी की पूरी कैपिटल खत्म हो चुकी है, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए एलएलपी बनी थी वो ऑब्जेक्टिव नहीं पूरा हो रहा है, वो फेल हो चुका है, एलएलपी कोई इलीगल एक्टिविटी करती है, ठीक है, और एलएलपी को अब लॉस में चलाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो वाइंडिंग अप का ऑर्डर दिया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इस केस में क्या होता है, प्रोसीजर क्या चलेगा। बेसिकली जो पिटीशन या एप्लीकेशन है फॉर वाइंडिंग अप, वो फाइल करनी है विद द ट्रिब्यूनल बाय एलएलपी इटसेल्फ और बाय द पार्टनर या क्रेडिटर कोई भी, या बाय द रजिस्ट्रार और बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इनमें से कोई भी पिटीशन फाइल कर सकता है एलएलपी को वाइंडिंग करने का। ठीक है, वाइंडिंग अप उस दिन शुरू हो जाएगा जिस दिन आपने पिटीशन फाइल करी। तीसरा स्टेप, जैसे ही पिटीशन की एप्लीकेशन, आई मीन जो पिटीशन रिसीव होती है ट्रिब्यूनल के पास, ट्रिब्यूनल क्या करेगा, एक डेट फिक्स करेगा फॉर हियरिंग, और एलएलपी को एक नोटिस इशू करेगा अपीयर होने के लिए। ठीक है, और एक पब्लिक नोटिस भी दिया जाएगा ताकि सभी लोगों को पता लग जाए, क्रेडिटर्स को, पार्टनर्स को, लोगों को, अबाउट द वाइंडिंग अप, एंड फिर ऑब्जेक्शन उसकी ली जाएंगी। स्पेसिफाइड डेट पर क्या होगा, सारी की सारी पार्टीज आती हैं, उनकी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, मतलब कि उनको प्रेजेंटेशन का मौका दिया जाता है। ठीक है, अगर एज पर द सर्कमस्टेंसेस
ट्रिब्यूनल को ये लगता है कि भाई जो भी सिचुएशन अभी अराइज है वो डिसमिस कर सकती है पिटीशन को, और मेक एन इंट्रीम ऑर्डर, और डायरेक्ट टू रिवाइव या रिहेबिलिएट एलएलपी, और अपॉइंट अ लिक्विडेटर। तो जो भी उस मीटिंग में डिसाइड होगा उसके हिसाब से वो हो सकता है उसको रिवाइवल का ऑर्डर दे दे, हो सकता है उसको बोले कि भाई आपको पिटीशन ही हम खारिज कर देते हैं आपकी, या वो एक लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकती है। तो जैसा भी होगा उस मीटिंग में वो सारी की सारी चीजें डिसाइड हो जाती हैं। Once tribunal passes and communicates the winding up order to the firm, तो अगर उन्होंने एक बार वाइंडिंग अप ऑर्डर पास कर दिया तो क्या होगा? पहली चीज, पिटिशनर एंड एलएलपी को क्या करना है? सर्टिफाइड कॉपी ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर को फाइल करना है आरओसी के पास। ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज, वाइंडिंग अप ऑर्डर सर्व्स एज नोटिस ऑफ डिस्चार्ज टू ऑल द एम्प्लॉइज एंड ऑफिसर्स ऑफ लिमिटेड एलएलपी। यानी कि वाइंडिंग अप ऑर्डर जब आ जाएगा तो एम्प्लॉइज को और एलएलपी के पार्टनर्स के लिए वो एक तरह से एक डिस्चार्ज का नोटिस काम करेगा, यानी कि अब हम अपना बिजनेस क्लोज कर रहे हैं। अब जिस दिन ये ऑर्डर पास हो जाता है उसके बाद कोई भी केस फाइल नहीं किया जा सकता एलएलपी के अगेंस्ट विदाउट कोर्ट परमिशन। और जो कोर्ट में केस ऑलरेडी पेंडिंग भी चल रहे होंगे एलएलपी के अगेंस्ट में, वो आगे नहीं चलाए जा सकते जब तक कि ट्रिब्यूनल की परमिशन ना मिले। ठीक है। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है कंपल्सरी वाइंडिंग अप का। अब लिक्विडेटर की क्या क्या ड्यूटीज हैं ये अलग से एक शॉर्ट नोट में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। तो जो भी ऑफिशियल रिसीवर एक अपॉइंट किया जाता है जो सारे के सारे एलएलपी की एक्टिविटीज को अब देखेगा, वो लिक्विडेटर होता है बेसिकली। ठीक है। प्रोविजनल लिक्विडेटर आफ्टर रिसीविंग द वाइंडिंग अप पिटीशन, कंपल्सरी वाइंडिंग अप में पिटीशन फाइल होती है ना, तो आफ्टर रिसीविंग वाइंडिंग अप पिटीशन बट बिफोर पासिंग वाइंडिंग अप ऑर्डर, पास करने से पहले ट्रिब्यूनल एक प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकता है। बट हाँ, उस प्रोविजनल लिक्विडेटर के पास सारी की सारी पावर, सारी के सारे राइट्स वही होंगे जो एक नॉर्मल लिक्विडेटर के पास होते हैं। और व्हेन द वाइंडिंग अप ऑर्डर इज मेड, द प्रोविजनल लिक्विडेटर शैल बिकम लिक्विडेटर ऑफ एलएलपी। अब एक लिक्विडेटर के पास क्या क्या काम होते हैं, उसकी क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। अपनी अपॉइंटमेंट के बाद वो एलएलपी का बिजनेस अपने हिसाब से चलाएगा। ठीक है। जो भी बेनिफिशियल होगा एलएलपी के उसके हिसाब से चलेगा। सारे के सारे एक्ट, सारे के सारे वो काम करेगा, एग्जीक्यूट ऑल द डीड्स, रिसीट, अदर डॉक्यूमेंट्स। अब मतलब बेसिकली सारा की सारा काम ना उस लिक्विडेटर के हाथ में आ जाएगा। वो कस्टडी ले लेगा सारी प्रॉपर्टी, एसेट, लायबिलिटीज की, बुक्स ऑफ अकाउंट की इंस्पेक्शन कर सकता है, रिटर्न्स चेक करेगा, सारी की सारी फाइल करेगा जो भी जरूरत होगी। एलएलपी के ब्याह पर कोई भी डॉक्यूमेंट साइन कर सकता है, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, बना सकता है। ट्रिब्यूनल के पास अप्लाई कर सकता है फॉर एनी ऑर्डर और डायरेक्शंस जो भी जरूरी है वाइंडिंग अप के लिए। ठीक है। एलएलपी की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेगा, एसेट्स को प्रोटेक्ट करेगा, एलएलपी की प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन वगैरह निकलवाएगा। कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है एलएलपी के लिए अगेंस्ट एनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। एडवर्टाइजमेंट देगा फॉर सेल ऑफ एसेट ऑफ एलएलपी विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट। ठीक है। एक नोटिस निकालेगा, एडवर्टाइजमेंट देगा कि भाई हम एलएलपी के सारे एसेट्स को बेचना चाहते हैं। जो भी क्रेडिटर्स वगैरह हैं उनसे उनके क्लेम मंगवाएगा और लिस्ट वगैरह प्रिपेयर करेगा क्रेडिटर्स की या पार्टनर्स की। उसके अलावा टू मेंटेन अ सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर ईच एलएलपी अंडर हिज चार्ज फॉर डिपॉजिटिंग सेल प्रोसीड। जो भी वो अपनी अपॉइंटमेंट के बाद जो भी एसेट वगैरह बेचेगा, पैसा वैसा जो भी आएगा, उसके लिए वो एक अलग से अकाउंट खुलवाएगा बैंक में जहां पर वो सारा पैसा डिपॉजिट करेगा। ठीक है। और टू डू ऑल सच अदर एक्ट्स एंड थिंग्स एज मे बी नेसेसरी फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट। तो जो भी काम जरूरी होगा ना वाइंडिंग अप से रिलेटेड या एसेट की सेल पर से रिलेटेड, वो सारे के सारे काम वो लिक्विडेटर करेगा। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने सारे के सारे टॉपिक कवर कर लिया कि क्या क्या फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स हैं जो एलएलपी के लिए जरूरी हैं, क्या वाइंडिंग अप का प्रोसीजर है, कंपल्सरी वाइंडिंग अप क्या होता है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप क्या होता है। ये पूरा जो यूनिट है ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हर यूनिट में से एक क्वेश्चन आना तो कंपल्सरी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें बेसिकली ना जो वाइंडिंग अप का प्रोसीजर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्लास अभी यहाँ पर मैं खत्म कर रहा हूँ। ठीक है। तो लास्ट यूनिट का हमारा जो आखिरी टॉपिक था वो मैंने आपके साथ अभी कवर कर लिया। थैंक यू सो मच।